रात कब हुई पता नहीं। अचानक एक भयानक आवाज से सजल उछलकर बैठ गया। बंगलों के चारों तरफ कुछ उड़ रहा था। पंखों के फड़फड़ाहट से तूफानी हवा जैसी आवाज आ रही थी। सजल ने खिड़की की तरफ देखा। ठीक उसी पल एक विशाल काला साया अपने बड़े पंख फैलाए खिड़की की कांच पर आ गिरा। कमरे की लाइट जल रही थी। सजल ने देखा कि उन टूटे कांचों के बीच से दो तीखे सफेद दांत अंदर निकल आए हैं। कितने तीखे, कितने भयानक। सजल का शरीर बेजान और सुन्न होकर एक गहरे सन्नाटे में डूबने लगा। उस अंधेरे खौफ के एक प्रहार से खिड़की के बाकी कांच भी टूटने लगे। अब जाकर सजल ने उस काली मूर्ति का चेहरा देखा। कहानियां कभी खत्म नहीं होती। कहानी अब हर हफ्ते एक नई कहानी। दोनों तरफ के घने जंगल के गहरे अंधेरे के बीच से हवा की एक अजीब सी आवाज गाड़ी के शोर को चीरकर मानो जाग रही है। दूर से आती एक तीखी आवाज सजल के कानों में गूंजी। गहरे जंगल के घने अंधेरे को हेडलाइट की रोशनी से चीरते हुए गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। तभी फिर से वही आवाज सुनाई दी। सजल मन ही मन सोचता है, ये आवाज आ कहाँ से रही है? ये किस चीज का आवाज है? क्या ये आवाज एक गाड़ी के साथ चल रही है? अचानक उसने गाड़ी रोकी और इंजन बंद कर दिया। चारों तरफ का अंधेरा मानो एकदम से गाड़ी को घेर लेता है। सजल ये महसूस करने की कोशिश करता है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, मगर वो नाकाम रहता है। वो रुक रुक कर आने वाली आवाज़ अब उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी शिहरन बनकर फैल रही है। नहीं, ऐसी अजीब और बेचैन कर देने वाली आवाज़ सजल ने पहले कभी नहीं सुनी थी। क्या पता, शायद जंगल के अंदर रात को ऐसी बहुत सी बेचैन करने वाली आवाज़ें जाग उठती है। सच कहे तो जिंदगी में पहली बार सजल इस तरह गहरी रात में एक घने जंगल के बीच से गाड़ी चला रहा है। 2 दिन पहले वो डुअर्स के दमनपुर आया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बड़े पद पर काम करने वाली उसकी सहेली सुरंजना का 1.5 साल पहले दमनपुर फॉरेस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र हुआ था। आते ही सुरंजना ने सजल को घूमने आने के लिए खत लिखा था। असल में सजल को बचपन से ही एडवेंचर बहुत पसंद है। दमनपुर आने पर शायद उस तरह का एडवेंचर ना मिले, मगर डुअर्स के जंगल की जो हरियाली और सुंदरता दिखाई देगी वो एडवेंचर से कम नहीं होगी। ये सुरंजना ने लिखा था। वक्त मिलते ही आऊंगा, सजल ने जवाब में लिखा था, मगर वो वक्त मिल नहीं रहा था। इस बार एक साथ कुछ दिनों की छुट्टी मिलते ही वो दमनपुर चला आया। आने की एक और वजह भी थी। महीना भर पहले सजल ने एक गाड़ी खरीदी थी। गांव और शहर की लंबी सड़कों पर गाड़ी लेकर निकलने का मजा लेने की इच्छा भी उसके मन में खेल रही थी। 2 दिन सुरंजना के साथ जंगल में घूमकर
उसने डुअर्स के घने जंगल के सुंदरता का आनंद लिया। सुरंजना जो भी कहे, जंगल की वो सैर सजल के लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं थी। घूमते घूमते सुरंजना ने जयंती की कहानी सुनाई थी। एक छोटा सा शहर जयंती, पहाड़ों की खामोशी और घंघोर सुंदरता दोनों ही है उस छोटे से शहर में। एक वक्त था जब जयंती बहुत रौनक वाला हुआ करता था। लाइमस्टोन कंपनी का ऑफिस होने की वजह से वह बहुत लोगों का आना जाना था। बहुत सी गाड़ियां भी चलती थी। अब वो ऑफिस नहीं रहा। जयंती सुनसान हो गया है। उसे सुनसानपन की वजह से अब जयंती सजल को और भी अच्छा लगेगा। मगर रहने की जगह क्या मिल पाएगी? सजल ने पूछा था। जयंती में मेरा एक जाना पहचाना फॉरेस्ट डाक बंगलो है। अगर तू सच में जाना चाहे तो मैं इंतजाम कर सकती हूँ, सुरंजना ने कहा था। ऐसे मौके को एडवेंचर प्रेमी सजल ने हाथ से जाने नहीं दिया। बहुत खुश होकर उसने कहा, अरे जरूर जाऊंगा, तू बात करके रख। सुरंजना ने सुबह के वक्त निकलने को कहा था, मगर रात के जंगल को देखने के लिए सजल ने शाम के बाद गाड़ी निकाली। शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा था। गाड़ी की हेडलाइट, जंगल का रास्ता और डैशबोर्ड की नीली रोशनी में पूरा माहौल एडवेंचर जैसा लग रहा है। मगर अब जंगल से उड़ती हवाओं के साथ आने वाली वो तीखी आवाज़ बेचैनी की वजह बन गई है। नतीजा ये है कि इस वक्त सजल जल्दी से जयंती पहुंचने की जल्दी महसूस कर रहा है। कितने बजे हैं? सजल ने घड़ी पर नजर डाली। रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं। जंगल के अंधेरे को चीरते हुए गाड़ी भागी जा रही है। अभी 11:30 ही बजे हैं। जंगल में शाम के बाद ही मानो गहरी रात उतर आती है। सजल ने मन में सोचा। गाड़ी रोककर सब लाइट्स बुझाकर थोड़ी देर जंगल के अंधेरे का लुत्फ उठाने का मन सजल का था, मगर वो सिर्फ एक ही बार रुका, अब और नहीं। इसीलिए उसने उस इच्छा को मन में ही दबा दिया। सामने की तरफ नजर रखे हेडलाइट से फैलती रोशनी और उस अजीब आवाज को सुनते हुए वो गाड़ी चलाता रहा। सुरंजना ने जयंती के फॉरेस्ट डाक बंगलो जाने के लिए जो रास्ता बताया था, वहां पहुंचने में सजल को ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। डाक बंगलो का नेपाली गार्ड सजल की गाड़ी देखते ही एक टॉर्च हाथ में लिए आ खड़ा हुआ। इंजन बंद करके सजल गाड़ी से उतरा। गार्ड की तरफ देखकर बोला, मेरे आने की खबर तुम्हारे पास पहुंच गई होगी। हाँ साहब, चलिए मैं आपका कमरा दिखा देता हूँ। थोड़ा रुको। उसने गाड़ी से बैग निकाला, गार्ड के हाथ में दिया और गाड़ी लॉक कर दी। फिर अपना बैग वापस लेकर बोला, चलो। आसपास के पेड़ पौधों और अंधेरे के बीच वो बंगलो क्यों न जाने किसी भूत बंगलो जैसा लग रहा है। वरांदा में जो हल्की सी रोशनी जल रही है, ऐसा लग रहा है मानो वो किसी भी पल अंधेरे में खो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे वो खोने के लिए ही जल रही हो। क्या अभी बंगलों में कोई और भी है? नहीं साहब, आज तो कोई नहीं है। सजल ने और कोई सवाल नहीं किया और गार्ड के पीछे पीछे वरांदे तक आ गया। वरांदे का पहला कमरा ही सजल के लिए था। गार्ड ने आगे बढ़कर उस कमरे का ताला खोला। कमरे में दाखिल होकर लाइट जलाते हुए गार्ड ने बुलाया। हाँ ये साहब। अंदर आकर सजल ने चारों तरफ देखा। इंतजाम
बुरा नहीं है। दीवारों की पुरानी ईंटें मानो एक साथ उसकी तरफ देख रही है। सजल ने एक ठंडी भरी और बैग टेबल पर रख दिया। खाने के लिए कुछ कहूँ साहब? नहीं नहीं, रात का खाना मैं रास्ते में ही खा कर आया हूँ। ठीक है, कोई ज़रूरत हो तो पुकारिएगा। मैं उस तरफ वाले कमरे में रहता हूँ। ठीक है। हाँ, चलता हूँ साहब। ये कहकर गार्ड वहां से चला गया। बैग से सामान निकालना होगा, फिर बिस्तर पर लंबा लेटूंगा। काफी थकान हो गई है। बैग पर झुककर सजल ने चेन खींची। ठीक उसी पल जंगल में सुनाई देने वाली वही तीखी आवाज तूफानी हवा पर सवार होकर मानो दरवाजे से कमरे के अंदर कूद पड़ी हो। माथे के ऊपर जल रही कम पावर की लाइट पर मानो किसी ने काला दुपट्टा लहरा दिया हो। चौंक कर सजल पीछे मुड़ा। उसकी सतर्क आंखें दरवाजे पर टिक गई। सजल ने देखा एक काला साया दरवाजे पर थम गया है। उस जमे हुए काले खौफ का मुंह किसी लालच में थोड़ा सा खुला था। और ये क्या? उस मुंह से बाहर निकले हुए दो तीखे दांत कमरे के हल्की रोशनी में चमक रहे थे। सजल पत्थर की तरह सुन्न हो गया। एक अनजान आतंक उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी शिहरन बनकर दौड़ गया। उसके हाथ पैर धीरे धीरे नम होने लगे। सजल ने देखा कि वह हल्का साया अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। तुरंत ही उसकी मर्जी के बिना उसके गले से एक चीख निकल गई। बाहर से गार्ड की ऊंची आवाज आई। क्या हुआ साहब? उसी पल उस जमे हुए काले साये ने दो पंख बना लिए। अब वो पंख फरफराने लगा। उस तीखी आवाज की तीव्रता और भी बढ़ गई। हवा का शोर तूफान की भयानक गर्जन बनकर सब कुछ चकनाचूर करने लगा। सजल ने आंखें मूंद ली। लंबी लंबी सांसें लेते हुए वो धीरे धीरे झुकने लगा। फिर से गार्ड की आवाज आई। साहब, आप ठीक है ना? डर से जमीन पर झुका सजल मानो जवाब देने की ताकत भी खो चुका था। सीढ़ियों से क्या किसी के पैरों की आवाज ऊपर आ रही है? भारी बूटों की आवाज के साथ सजल के अंदर धीरे धीरे होश लौटने लगा। वो सीधा होकर खड़ा हुआ। खोई हुई नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। गार्ड आ खड़ा हुआ था। गार्ड ने सजल की तरफ गौर से देखा, फिर अंदर आकर उसके सामने खड़ा हो गया। थोड़ी चिंतित आवाज में बोला, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है साहब? सजल ने किसी तरह कहा। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। मगर गार्ड को शायद यकीन नहीं हुआ। जो कुछ देर पहले हुआ था, सजल वो किसी भी कीमत पर गार्ड को नहीं बता सकता था। वो सोचेगा कि सजल बेवजह डर गया है। अगर कोई ऐसी डरने वाली बात होती तो गार्ड इस सुनसान डाक बंगलों में अकेला नहीं रह पाता। सजल ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की ताकि दिखा सके कि वो ठीक है, मगर उससे पहले ही गार्ड ने पूछा, अच्छा साहब, क्या आप कुछ देखकर डर गए हैं? सजल ने चौंक कर पूछा। क्यों? क्या मुझसे पहले यहाँ कोई आकर किसी चीज से डरा है? नहीं साहब, नहीं साहब, यहाँ आकर कोई भी नहीं डरता। मैं यहाँ 15 साल से हूँ, अक्सर अकेला रहता हूँ। मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा। ये सुनते ही सजल को एक ठंडी शिहरन महसूस हुई। तो क्या वो भयानक डर उसी का पीछा करते हुए बंगलों तक आ गया है?
वो काला साया, वो चमकते दो तीखे सफेद दांत, क्या वही उसका पीछा कर रहा है? वो धीरे से आगे बढ़कर पलंग पर बैठ गया। पास ही रखे बैग से पानी की बोतल निकाली और ढक ढक करके बहुत सारा पानी पी गया। गार्ड ने खामोशी से सजल को पानी पीते देखा, फिर अचानक झुककर बोला, एक बात कहूँ साहब, बोलो। जब तक मैं हूँ आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गार्ड ने कहा। फिर गार्ड सीधा खड़ा हो गया और हाथ बढ़ाकर बोला, पानी की बोतल मुझे दीजिए साहब, मैं भर कर लाता हूँ। सजल ने बोतल दे दी। गार्ड उसे लेकर तीखी नजरों से सजल को देखते हुए कमरे से बाहर चला गया। सजल डरते डरते दरवाजे की तरफ देखता रहा। उसके मन में बेचैनी थी, क्या वो यहाँ से निकल जाए, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी। अंधेरा जंगल, सुनसान रास्ता, अगर वो काला साया गाड़ी की कांच पर झपटा और फिर वो दो दांत, नहीं, वो और नहीं सोच सकता था। पानी लेकर गार्ड जल्दी ही लौट आया। बोतल बेड साइड टेबल पर रखकर उसने बोला, एक बात थी साहब। सजल ने सोचा, न जाने आप क्या कहेंगे। फिर बोला, बोलो। बंगलों के अंदर कुछ तो हुआ है साहब, इसीलिए आप डरे हुए हैं, मगर आप मुझे बता नहीं रहे। गार्ड के चेहरे पर डर की लकीरें साफ थी। सजल चौंक कर बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि कुछ हुआ है? वो मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाऊंगा साहब। गार्ड थोड़ा रुकते हुए फिर से बोला, आप बिल्कुल चिंता ना करें साहब, मैं बंदूक लेकर सारी रात पहरा दूंगा। गुड नाइट साहब। बोलकर तेजी से कमरे से निकल गया। सजल तुरंत उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और पलंग पर बैठकर घड़ी देखी। सिर्फ 9:30 बजे थे, मगर 9:30 बजे ही ऐसी खामोशी थी मानो आधी रात हो। उसने थोड़ा और पानी पिया। गार्ड ने डर की वजह साफ नहीं बोला कुछ भी। क्या जो मैंने देखा वही गार्ड ने भी देखा? सजल का पूरा शरीर डर से कांप गया। खिड़की के बाहर अंधेरे में उस पेड़ को देख के लगा मानो कोई प्रेत खड़ा हो। उसने आंखें मूंद ली और लेट गया। कल सुबह होते ही वो यहाँ से निकल जाएगा, बस ये रात निकल जाए। रात कब हुई पता नहीं। अचानक एक भयानक आवाज से सजल उछलकर बैठ गया। बंगलों के चारों तरफ कुछ उड़ रहा था। पंखों के फरफराहट से तूफानी हवा जैसी आवाज आ रही थी। सजल ने खिड़की की तरफ देखा। ठीक उसी पल एक विशाल काला साया अपने बड़े पंख फैलाए खिड़की की कांच पर आ गिरा। कमरे की लाइट जल रही थी। सजल ने देखा कि उन टूटे कांचों के बीच से 2 तीखे सफेद दांत अंदर निकल आए हैं। कितने तीखे, कितने भयानक। सजल का शरीर बेजान और सुन्न होकर एक गहरे सन्नाटे में डूबने लगा। उस अंधेरे खौफ के एक प्रहार से खिड़की के बाकी कांच भी टूटने लगे। अब जाकर सजल ने उस काली मूर्ति का चेहरा देखा। वो चेहरा किसी इंसान का हो ही नहीं सकता था। वो मानो आधा इंसान और आधा चमगादड़ का मिला जुला रूप था।
खौफ से भरा उस बदशक्ल चेहरे से 2 लंबे सफेद दांत झांक रहे थे। वो धीरे धीरे सजल की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वो दोनों दांत प्यास से बेचैन हैं। सजल गार्ड को आवाज देना चाहता था, मगर गले से एक बूंद शब्द भी नहीं निकला। वो पलंग से कूदना चाहता था पर नहीं कर पाया। 2 लाल रोशनी के गोलों ने मानो सजल को सम्मोहित कर लिया था। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। मौत के हवाले खुद को सौंप कर वो चुपचाप बैठा रहा। अचानक एक गोली की आवाज ने रात के सन्नाटे को चकनाचूर कर दिया। उसी के साथ सजल का वो सम्मोहन भी टूट गया। सजल उछलकर खड़ा हुआ, खिड़की की तरफ देखा तो वो काला साया अपने पंख फरफराते हुए पल भर में हवा में उड़ गया। वो तीखी आवाज और भी तेजी से गूंजने लगी। सजल ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसके गले से एक चीख निकल गई। यकीनन गार्ड ने उस काले साये को खिड़की पर झपटते हुए देख लिया था और गोली चला दी थी। सजल ने कांपते हुए खिड़की की तरफ देखा। वो काला साया अब वहां नहीं था, सिर्फ टूटते कांच और बाहर का अंधेरा दिख रहा था। सजल ने खुद को मजबूत किया, मगर तभी बाहर से एक चीख सुनाई दी। गार्ड की चीख। ऐसा लगा मानो कोई भयानक मौत के चंगुल से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। सजल ने कान बंद कर लिए, पर वो आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। अचानक मौत की तरफ में कौन चिल्ला रहा है? क्या गार्ड के साथ कुछ हुआ? सजल के सोचने से पहले ही वो चीख बंद हो गई। फिर वही आवाज एक अजीब सी राग में गूंजने लगी, मानो कोई शैतानी जश्न मना रहा हो। फिर एक हल्की हंसी की आवाज आई। और सब खामोश हो गया। सजल को लगा अब वो मर जाएगा। उसने थोड़ा पानी पिया और सर पर डाला ताकि डर का नशा उतर जाए। घड़ी देखी, 2:20। सजल ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। तूफानी हवा का एक झोंका उससे टकराया। वरांडा की हल्की रोशनी कोहरे में डूबी हुई थी। मगर गार्ड कहाँ है? गोली चलाने के बाद वो गायब कैसे हो गया? उसे तो मेरे पास आना चाहिए था। सजल ने गला साफ करके चिल्लाया, गार्ड, गार्ड, कहाँ हो तुम? जवाब में वही आवाज फिर से गूंजी। सजल बरामदे की रेलिंग पकड़कर आगे झुका और अंधेरे में देखने की कोशिश की। उसका दम घुटने लगा। उसने देखा कि वो काला साया जमीन पर किसी चीज को अपने दोनों पंखों से दबाए बैठा है। वो पंख किसी अजीब सी धुन में धीरे धीरे डोल रहे थे। सजल ने अपना मुंह हाथ से दबा लिया। अचानक वो पंख और तेजी से हिलने लगे और वो साया हवा में उड़ने लगा। वो डाक बंगलों के 2 चक्कर लगाकर उत्तर के पहाड़ी जंगल के कोहरे में कहीं खो गया। चारों तरफ का माहौल अचानक बदल गया। सजल ने जमीन की तरफ देखा। वहां कोई लेटा हुआ था। सजल दौड़कर नीचे गया और उसने देखा
गार्ड? गार्ड की आंखें हैरत और डर से आसमान की तरफ टिकी हुई थी और मुंह खुला था। बंदूक और टॉर्च पास ही पड़े थे। सजल ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और गार्ड के चेहरे पर रोशनी डाली। उसके होश उड़ गए। गार्ड के गले के दोनों तरफ 2 गहरे जख्म थे। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। तो जो चीज सजल का पीछा कर रही थी वो एक वैम्पायर था। गार्ड ने गोली चलाई तो उस पिशाच ने गुस्से में सजल को छोड़कर गार्ड पर हमला कर दिया। सजल की बदले गार्ड के खून से उसने अपनी प्यास बुझाई थी। सजल बुरी तरह कांप उठा। तभी उसके पॉकेट में रखे यीशु के क्रॉस पर उसका हाथ पड़ा। निकलते वक्त सुरंजना ने ये उसे दिया था। सजल को एहसास हुआ कि आज सुरंजना ने अनजाने में उसकी जान बचा ली है। उस सुनसान फॉरेस्ट बंगलो में सजल आसमान की तरफ देखकर एक सुनहरी सुबह का बेबस इंतज़ार करने लगा।